विवेचना में आज राजगुरु की कहानी, जिन्हें दी गई थी सुखदेव और भगत सिंह के साथ फांसी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शिवराम हरि राजगुरु को बचपन से ही तैराकी, तीरंदाजी और कुश्ती का शौक था। गुलेल का उनका निशाना भी पक्का था। बाद में उन्होंने पिस्टल चलानी भी सीख ली थी और कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों में चंद्रशेखर आजाद के बाद राजगुरु का निशाना सबसे अच्छा था। बनारस में संयोग से उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ वैशंपायन से हुई। उन्होंने राजगुरु को चंद्रशेखर आजाद से कानपुर में मिलवाया। अनिल वर्मा अपनी किताब राजगुरु द इनविंसिबल रिवॉल्यूशनरी में इस मुलाकात का दिलचस्प विवरण देते हुए लिखते हैं, आजाद ने राजगुरु से पूछा, तो तुम क्रांतिकारी बनना चाहते हो? राजगुरु ने जवाब दिया, जी हां, मैं इस दिशा में काफी कोशिश करता रहा हूं। आजाद ने कहा, इसके बावजूद कि इसका अंजाम गोलियों से छलनी शरीर, देश निकाला या फांसी तक हो सकता है। राजगुरु का जवाब था, मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन मैं इससे भयभीत नहीं हूं। आजाद ने फिर सवाल किया, तुम्हारे क्या क्या गुण हैं? राजगुरु ने कहा, मैं समझता हूं कि मैं शारीरिक रूप से मजबूत हूं, बिना हथियार की लड़ाई में दक्ष हूं और दिया गया कोई भी काम कर सकता हूं। मैं बिना खाए पिए 3-4 दिन तक रह सकता हूं। इस पर आजाद बोले, अब अपने अवगुणों के बारे में बताओ। राजगुरु का जवाब था, मेरी एक ही कमी है, मैं सोता बहुत हूं, यहां तक कि मैं चलते हुए और खड़े खड़े भी सो सकता हूं। चंद्रशेखर आजाद राजगुरु से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के दल में शामिल कर लिया। उन्हें रघुनाथ कोड नेम दिया गया। कहानी मशहूर है कि चंद्रशेखर आजाद ने ओरछा में खलियाधाना के जंगलों में राजगुरु को पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। राजगुरु के सोने के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार राजगुरु, भगत सिंह और शिव वर्मा सरकारी खजाना लूटने के इरादे से गोरखपुर गए हुए थे। उन्होंने एक दुकान किराए पर ली थी जहां पर वो सब रात को सोया करते थे। शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फेलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं, पहली ही रात हम लोग जमीन पर गद्दे बिछाकर सोए हुए थे। अचानक 1 बजे रात को फुफकारने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने टॉर्च चलाई और देखा कि राजगुरु के सिर से 2 फीट की दूरी पर एक सांप फन काढ़े बैठा हुआ है। मैंने भगत सिंह को जगाया। भगत सिंह ने राजगुरु का पैर पकड़ खींचा और चिल्लाए, जागो, तुम्हारे सिर के पास सांप बैठा हुआ है। जैसे ही सांप ने रोशनी देखी, वो रेंगता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। राजगुरु ने करवट बदली और कहा, मुझे तंग मत करो, और फिर वो सो गए। जब लाला लाजपत राय की एक लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई तो आजाद के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने इस लाठीचार्ज का आदेश देने वाले लाहौर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेसी स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। सुखदेव को इस मिशन का संयोजक चुना गया। इसके बाद सुखदेव ने अपनी टीम चुनी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल शामिल थे। राजगुरु को उनके सटीक निशाने की वजह से चुना गया था। आजाद ने पिस्टल अपने पास रखी, राजगुरु को रिवॉल्वर और भगत सिंह को ऑटोमेटिक पिस्टल दी। राजगुरु पुलिस मुख्यालय तक पैदल पहुंचे, जबकि भगत सिंह, सुखदेव और जयगोपाल साइकिल पर वहां पहुंचे। जयगोपाल ने फेल्ट कैप पहने एक अंग्रेज पुलिस अफसर को लाल रंग की मोटरसाइकिल स्टार्ट करते देखा। गोपाल समझे कि वो स्कॉट है, जबकि वो जॉन साउंडर्स था। उन्होंने राजगुरु को इशारा किया। अनिल वर्मा लिखते हैं, साउंडर्स ने धीरे धीरे मोटरसाइकिल पर मुख्य गेट की तरफ बढ़ना शुरू किया। तभी राजगुरु ने उन पर गोली चलाई। निशाना सटीक था। साउंडर्स जमीन पर गिर गया और उसका एक पैर चालू मोटरसाइकिल के अंदर आ गया। भगत सिंह को उसी समय अंदाजा हो गया कि उन्होंने गलत व्यक्ति पर गोली चलाई है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था
उन्होंने साउंडर्स की मौत सुनिश्चित करने के लिए उन पर और कई गोलियां चलाई। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज की तरफ कोर्ट स्ट्रीट पर दौड़ने लगे। तभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर WJ फीम और हेड कांस्टेबल चानन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वर्मा लिखते हैं, राजगुरु ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो निशाना चूक गए। फीम एक नाले में गिर गए, लेकिन चानन सिंह ने उनका पीछा करना जारी रखा। दोनों दौड़ते हुए डीएवी कॉलेज के अहाते में पहुंच गए। आजाद वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने चानन सिंह को पीछा न करने के लिए सचेत किया, लेकिन चानन ने उनकी एक न सुनी। आजाद ने गोली चलाई जो चानन सिंह की जांग में लगी। दूसरी गोली लगते ही चानन जमीन पर गिर गए। 1 घंटे बाद उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और आजाद दीवार फांदकर हॉस्टल में घुस गए। वो कुछ देर तक छत पर रहे ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी थी। दीपाकांत रक्षे अपनी किताब हुतात्मा शिवराम राजगुरु में लिखते हैं, इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि अंग्रेज सरकार को हिला देने वाली इस घटना को अंजाम देने वालों के पास उस रात खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। जयगोपाल ने किसी तरह अपने दोस्त बंशीलाल से 10 रुपए उधार लिए, तब उनके खाने का इंतजाम हो पाया। 25 वर्षीय साउंडर्स भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे और उस समय के पंजाब के गवर्नर के पीए के दामाद थे। अगले दिन शहर की कई दीवारों पर हाथ से लिखे गुलाबी रंग के पोस्टर चिपके दिखाई दिए। उनका शीर्षक था, साउंडर्स मर चुका है, लालाजी की हत्या का बदला ले लिया गया है। उस पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ बलराज के दस्तखत थे। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि साउंडर्स की हत्या अंजाम देने वाले लोगों को किस तरह लाहौर से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सुखदेव ने क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी से पूछा कि क्या वो किसी की पत्नी बनकर लाहौर से बाहर जा सकती हैं। वो इसके लिए तैयार हो गई। उन्हें सब दुर्गा भाभी कहते थे। राजगुरु नौकर के वेश में उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। बाद में दुर्गा भाभी ने याद किया, राजगुरु नौकर के वेश में गंदे कपड़े पहने हुए थे। वो दरी बिछाकर घर के बाहर ही लेट गए। मैं कभी भी उस समय राजगुरु के प्रति दिखाई गई अशिष्टता के लिए अपने आप को माफ नहीं करूंगी। भगत सिंह और सुखदेव ने तो मेरा बनाया हुआ खाना खाया, लेकिन राजगुरु को एक प्लेट में खाना बाहर भिजवा दिया गया ताकि उनका नौकर रहने का भ्रम बना रहे। उस समय मेरा दिमाग इतनी उधेड़-बुन में था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन राजगुरु ने इसका बुरा ना मानते हुए मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। 20 दिसंबर की सुबह ओवरकोट पहने भगत सिंह और उनकी पत्नी बनी दुर्गा भाभी एक टांगे में लाहौर स्टेशन के लिए रवाना हुए। भगत सिंह ने अपने ओवरकोट का कॉलर ऊंचा कर रखा था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। उनका दाहिना हाथ कोट की जेब में था और बाएं हाथ से उन्होंने दुर्गा भाभी के बेटे शची को पकड़ रखा था। दुर्गा भाभी ने हाई हील की सैंडल और कीमती साड़ी पहन रखी थी और वो एक अफसर की बीबी दिख रही थी। राजगुरु ने पाजामे के ऊपर फटा पुराना कोट पहन रखा था। उनके सिर पर पगड़ी थी और कमर में दुपट्टा बंधा हुआ था। वो इन दोनों के पीछे नौकर की तरह एक बक्सा लिए चल रहे थे। भगत सिंह ने 14 डाउन देहरादून एक्सप्रेस के 2 फर्स्ट क्लास और 1 थर्ड क्लास के टिकट खरीदे। वो सामान्य गति से चलते हुए पहले दर्जे के डिब्बे में सवार हुए, जबकि राजगुरु तीसरे दर्जे के डिब्बे की तरफ बढ़ गए। लखनऊ स्टेशन पर राजगुरु भगत सिंह और दुर्गा भाभी से अलग हो गए और कानपुर और आगरा होते हुए बनारस पहुंच गए। वहां पर उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा के सामने एक व्यायामशाला में युवकों को कसरत कराना सिखाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र आगरा हो गया। वहां उन्होंने हींग की मंडी और नाई की मंडी में 2 घर किराए पर लिए। एक दिन राजगुरु एक कैलेंडर लाए जिस पर एक सुंदर महिला का चित्र बना हुआ था। उसे उन्होंने दीवार पर टांग दिया। अनिल वर्मा लिखते हैं,
जब चंद्रशेखर आजाद कमरे में घुसे तो उन्होंने वो कैलेंडर उखाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कूड़ेदान में फेंक दिया। जब राजगुरु वापस लौटे तो उन्होंने कमरे का नजारा देख चिल्लाकर कहा, किसने ये कैलेंडर फाड़ा है? आजाद ने उतनी ही ऊंची आवाज में जवाब दिया, मैंने। राजगुरु ने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वो बहुत पसंद था। आजाद ने नाराज होकर कहा, इस तस्वीर से तुम्हारा क्या वास्ता? राजगुरु ने जवाब दिया, वो सुंदर तस्वीर थी, क्या आप हर सुंदर तस्वीर को नष्ट कर देंगे? आजाद ने कहा, मेरा बस चले तो हां। तब राजगुरु ने उनसे कहा, तो जाइए ताजमहल को भी नष्ट कर दीजिए। फिर आजाद ने राजगुरु को समझाया, हम अपना परिवार छोड़कर सिर्फ एक मकसद से यहां आए हैं, वो है अपने देश को आजाद कराना। मेरी इच्छा है कि हम सब उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मुझे डर है कि सुंदरता के प्रति तुम्हारा प्रेम कहीं हमें अपने रास्ते से न डिगा दे और वो हमारी कमजोरी न बन जाए। ये सुनकर राजगुरु ठंडे पड़ गए। चंद्रशेखर आजाद हमेशा अपने साथियों से कहा करते थे कि पूरी कोशिश की जाए कि वो पुलिस के हाथ ना आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो लड़कर अपनी जान दे दे। आजाद की ये बात सुनकर राजगुरु सोचने लगे कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो क्या करेंगे। अनिल वर्मा लिखते हैं, उन्होंने एक चिमटा उठाया और उसे आग में गर्म कर दिया। जब वो गर्म होकर लाल हो गया तो उन्होंने उसे अपने सीने से छुआ लिया। उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उनकी पूरी खाल जल गई। ऐसा उन्होंने 7 बार किया। वो अपनी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। रात में जब वो सो रहे थे तो दर्द से उनकी कराह निकल गई। आजाद उनकी बगल में सो रहे थे। कराह की आवाज से वो जाग गए। उन्होंने राजगुरु से कराहने का कारण पूछा। राजगुरु ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन आजाद के जोर देने पर उन्हें सारी बात बतानी पड़ी। आजाद ने राजगुरु की कमीज उतरवाई। मोमबत्ती की रोशनी में आजाद ये देखकर दंग रह गए कि राजगुरु के सीने पर छाले पड़े हुए थे। आजाद की आंखों में आंसू आ गए। वर्मा ने लिखा है कि जब राजगुरु को फांसी दी जाने वाली थी तो स्वतंत्रता सेनानी सुशीला दीदी उनसे मिलने लाहौर जेल गई। इस घटना को याद करते हुए उन्होंने राजगुरु से अनुरोध किया कि क्या वो उस जलने से पैदा हुए सीने पर दागों को उन्हें दिखा सकते हैं। राजगुरु ने मुस्कुराते हुए अपनी कमीज के बटन खोल दिए। सुशीला दीदी ने एक सच्चे देशभक्त के दृढ़ निश्चय को अपनी आंखों से देखा। राजगुरु भगत सिंह को एक तरह से अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। उन दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता इस बात पर थी कि देश के लिए कौन पहले अपनी जान देता है। पार्टी से उनकी यही मांग रहा करती थी कि उन्हें सबसे पहले गोली चलाने का मौका दिया जाए। शिव वर्मा लिखते हैं, जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की बात आई तो राजगुरु इस बात पर अड़ गए कि भगत सिंह के साथ न तो बटुकेश्वर दत्त को भेजा जाए और न ही किसी और को। ये काम वो खुद करना चाहेंगे। तब चंद्रशेखर आजाद ने तर्क दिया, तुम्हें पकड़े जाने पर अदालत में बयान देना होगा और तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। अगर तुम एक उचित बयान नहीं दे पाओगे तो इस काम का राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा और सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। तब राजगुरु ने कहा, भगत सिंह से कहिए कि वो मेरे लिए अंग्रेजी में बयान तैयार करे, मैं उसे रट लूंगा। जब आजाद ने तब भी राजगुरु की बात नहीं मानी तो वो नाराज होकर पूना चले गए। साउंडर्स की हत्या के कई दिनों बाद राजगुरु को पुणे से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से टिन का एक डिब्बा बरामद हुआ जिसमें एक रिवॉल्वर और 14 गोलियां रखी हुई थी। उनको ट्रेन से लाहौर ले जाया गया। ट्रेन जिन जिन स्टेशनों से गुजरी, हजारों लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। ग्वालियर के पास अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर जब राजगुरु ने अपना सिर ट्रेन की खिड़की से बाहर निकाला तो एक अंग्रेज अफसर ने उनके ऊपर बेत चला दिया। अनिल वर्मा लिखते हैं, ये दृश्य देखकर वहां मौजूद एक 12 साल के लड़के का इतनी जोर से खून खौला कि उसने एक पत्थर उठाकर उस अफसर के ऊपर फेंक दिया। पुलिस ने उस लड़के की पिटाई करनी शुरू कर दी। उस लड़के का नाम कृष्ण सरल था। आगे जाकर उसने भारतीय क्रांतिकारियों पर कई पुस्तकें लिखी।
19 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस साउंडर्स की हत्या में गिरफ्तार लोगों से मिलने लाहौर जेल आए। मुकदमे के दौरान मोतीलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई और मोहनलाल सक्सेना अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का मनोबल बढ़ाने पहुंचे। अदालत ने इन तीनों को मौत की सजा सुनाई। मदन मोहन मालवीय ने वायसराय को तार भेजकर इन तीनों के मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलने की अपील की, लेकिन वायसराय ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। तय हुआ कि 24 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। 23 मार्च को उनके वकील प्राणनाथ मेहता राजगुरु से मिलने जेल पहुंचे। वो ये देखकर दंग रह गए कि राजगुरु के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। 4 बजे जेल के नाई बरकत ने कैदियों को सबसे पहले खबर दी कि इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं, जेल के सभी कैदियों को 4 बजे ही अपनी बैरक्स में जाने के लिए कह दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने आखिरी स्नान किया और काले रंग के कपड़े पहने। डॉक्टर ने उनका वजन नापा। उन्होंने मांग की कि उन्हें हथकड़ियां न पहनाई जाएं। उनकी ये बात मान ली गई। तीनों शेर अपनी कोठरियों से बाहर निकले और एक दूसरे को गले लगाया। भगत सिंह बीच में चल रहे थे, सुखदेव उनकी बाईं तरफ थे और राजगुरु उनकी दाहिनी तरफ थे। तीनों अपनी बाहें जोड़े हुए चल रहे थे। तभी अचानक भगत सिंह ने गाना शुरू कर दिया, दिल से न निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर इस दृश्य को अचंभे से देख रहा था। तभी भगत सिंह ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय क्रांतिकारी किस तरह खुशी से मौत को गले लगाते हैं। तीनों ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और फांसी के तख्ते के पास पहुंच गए। अनिल वर्मा लिखते हैं, वहां सबने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। जल्लाद ने कांपते हाथों से उनके पैरों और हाथों को बांधा और उनके चेहरे को काले कपड़ों से ढक दिया। इससे पहले उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। ठीक 7:33 पर मजिस्ट्रेट ने अपनी घड़ी की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया। कुछ ही क्षणों में जीवन ने उनके शरीर को छोड़ दिया। डॉक्टर ने उनकी जांच कर उन्हें मृत घोषित किया। जेल के अंदर माहौल ऐसा था कि एक भारतीय अफसर ने मृत लोगों के शरीर को पहचानने से इनकार कर दिया। उसको तुरंत नौकरी से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो जेसी स्कॉट, जिन्हें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मारना चाहते थे, लाहौर रेंज के डीआईजी के पद पर थे। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें भारत में अपनी सेवाएं जारी करने की अनुमति दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।